रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंचन एक बहुत ही आलसी और कामचोर लड़की थी। उसका घर के कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो ज्यादातर अपने कमरे में पड़ी फोन चलाती या टीवी देखती। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और शादी की उम्र थी। ऐसे ही एक दिन कंचन सुबह 10 बजे तक सो रही थी और उसकी माँ उसे उठाते हुए कहती है, अरे उठ जाना लायक, 10 बज चुके हैं, अभी तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई। माँ सोने दो ना, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। उसमें मेरी शादी मेरे सपनों के राजकुमार से हो रही थी। अरे अगर तुझे सपनों का राजकुमार ही चाहिए तो भगवान से मांग। वो कैसे माँ? व्रत रख, पूजा पाठ कर, तभी तो मिलेगा। सच में क्या माँ? कौन से व्रत रखने से मुझे मेरे सपनों वाला लड़का मिल जाएगा? कल से सावन शुरू हो रहे हैं और कहते हैं जो सावन के सोमवार का व्रत रखता है उसे बहुत अच्छा पति मिलता है। तू चाहे तो रख सकती है। ये बात है माँ, अब तो मैं व्रत जरूर रखूंगी। अब सावन का पहला सोमवार आता है और कंचन अपनी माँ की बात मानकर व्रत रख लेती है। सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। मंदिर में पूजा करके आने के बाद कंचन एक थाली में बहुत सारे फल लेकर खाने बैठ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, अरे तूने ये व्रत खाने के लिए रखा है क्या? माँ, फल ही तो खाए हैं व्रत में। अभी तो तेरा व्रत शुरू ही हुआ है और अभी इतने सारे फल लेकर बैठ गई। थोड़ा तो सब्र कर लेती। माँ, मुझसे नहीं हो रहा अब और सब्र। आप मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो। पता नहीं ये लड़की कैसे रखेगी पूरा दिन व्रत। इसे तो अभी से ही भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना कहकर सपना वहाँ से चली जाती है और कंचन फल खाने लग जाती है। कुछ समय बीतता है और कंचन को फिर से भूख लगती है। तभी कंचन अपने मन में सोचती है, अरे अब क्या करूं? मुझे तो फिर से भूख लगने लगी। मैंने तो अभी इतने सारे फल भी खत्म कर दिए। रसोई में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कंचन रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ रखी थी और कंचन पूड़ियों को देखकर लालच भरे मन से कहती है, अरे वाह, यहाँ तो गर्मा गर्म पूरियाँ रखी हुई है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ऐसा करती हूँ, खा लेती हूँ, इससे पहले माँ मुझे देख ले। और रही भगवान की बात, तो उन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मंदिर तो घर के आंगन में है। और कंचन पूड़ियाँ खा लेती है। अब कंचन रोज सुबह सुबह उठकर नहाकर मंदिर में पूजा करने जाती। एक दिन कंचन हाथों में पूजा की थाल लिए अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी कि तभी उसे अपनी पड़ोसन शीला रास्ते में मिलती है और वो कंचन की माँ से कहती है, अरे वाह सपना बहन, आपकी बेटी तो बहुत सुशील है। मैं रोज इसे मंदिर जाते हुए देखती हूँ। जी बस वो तो ऐसे ही, अभी सावन चल रहे हैं ना, इसलिए। कंचन बेटी, उपवास भी रख रही हो क्या? हाँ जी आंटी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ रखते हैं ये व्रत। पढ़ लिख कर लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, पर देखो आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारी निकली। आजकल बहुत ही कम मिलती हैं ऐसी लड़कियां देखने को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शीला बोल ही रही थी कि तभी कंचन को जोर से डकार आती है और डकार सुनकर शीला कहती है, हाय बहन जी, आप तो कह रही थी आपकी बिटिया का उपवास है, ये तो डकारे ले रही हैं। अरे व्रत नहीं रखा जाता तो मत रखो, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। और जब खा ही लिया है तो मंदिर क्यों जा रही हो? खाकर कौन सी पूजा होती है? भाई हमने तो नहीं देखी आज तक ऐसी पूजा और ऐसा व्रत। इतना कहकर शीला अपने घर चली जाती है और सपना को कंचन की वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कंचन हर काम में काम चोरी करती। कभी कभी तो वो सुबह उठकर बिना नहाए मंदिर जाती। एक दिन धूप बहुत तेज थी और कंचन को सुबह मंदिर जाना था, तो वो हाथों में पूजा की थाल लिए घर से कुछ दूर जाती है। लेकिन धूप की वजह से जमीन बहुत गर्म थी, तो कंचन अपने मन में सोचती है, भगवान, आज कितनी तेज धूप हो रही है। मेरे पैर तो लगता है और थोड़ी देर में जल ही जाएंगे। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, यहाँ से चप्पल पहनकर चली जाती हूँ और मंदिर के गेट के बाहर उतार दूंगी। इससे मेरे पैर भी नहीं जलेंगे और भगवान जी को पता भी नहीं चलेगा। अब कंचन चप्पल पहनकर ही मंदिर चली जाती है। कुछ समय और बीतता है। एक दिन कंचन मंदिर जाती है तो पंडित जी उससे कहते हैं, अरे आओ कंचन बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? बेटा आज मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज की मंदिर की पूजा तुम ही कर दो और आरती भी गाओ। अब इन्हें कैसे बताऊं?
कि मुझे तो आरती आती ही नहीं है। वो तो मैं रोज दूसरों का सुन सुन कर गाती थी। अरे बेटा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम कर लोगी ना आज की आरती? जी बिल्कुल पंडित जी। कंचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कंचन अब आरती करना शुरू करती है और अपने फोन में भगवान की आरती चला देती है और फोन को अपनी चुन्नी में दबा लेती है और उसकी लिपसिंग करती है। मंदिर में मौजूद सब लोग कंचन की बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पर एक महिला भी होती है जिसका नाम सुशीला था, जो अपने बेटे पंकज से कहती है, बेटा देख जरा उस लड़की को, कितनी सुंदर है और साथ साथ में पूजा पाठ भी करते हैं। मुझे तो तेरे लिए ऐसी ही बहू की तलाश है। पंकज एक पढ़ा लिखा और स्मार्ट लड़का था। पंकज को एक ही नजर में कंचन पसंद आती है, इसीलिए पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही क्या यही बहू लाऊंगा। तभी गलती से कंचन से फोन का बटन दब जाता है और फोन में आरती के बजाय बॉलीवुड सॉन्ग बजने लगता है। ये गाना सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सभी लोग कंचन को घूर कर देखने लगते हैं। कंचन भी जल्दी से वहाँ से भागती है, जिसे देखकर पंकज की माँ कहती है, बेटा मुझे ऐसी बहू तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। पंकज अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत हंसता है, लेकिन पंकज को कंचन का चंचल स्वभाव बहुत भाता है। अब पंकज कंचन को पसंद करने लगा था। वो रोज कंचन को देखने के लिए मंदिर में आया करता। कंचन को भी पंकज पसंद था और वो पंकज को रोज नोटिस भी करती। एक दिन वो पंकज से कहती है, ओ हेलो मिस्टर, कौन है आप और क्यों रोज मेरा पीछा करते हैं? जी मैंने आपका पीछा कब किया? मैं तो यहाँ रोज इसी वक्त पूजा करने आता हूँ। झूठ तो बोलो मत, मैं रोज देखती हूँ तुम्हें। मेरे आने जाने के वक्त पर तुम यहीं होते हो और मेरे पीछे पीछे आते हो। हाँ कंचन जी, देखिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जिस दिन से आपको देखा है दीवाना हो गया हूँ आपका और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप करेंगी मुझसे शादी? बिल्कुल पंकज जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तो बस आपके दिल की बात आपके मुंह से सुननी थी, इसीलिए ये सारा ड्रामा किया। अब कंचन और पंकज अपने अपने घर चले जाते हैं और घर में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। कंचन की बात सुनकर सपना कहती है, पता नहीं कौन है वो पागल लड़का जिसने तुझे पसंद कर लिया। कहीं वो भी तेरी तरह निकम्मा और आलसी तो नहीं है? माँ अब तो आप खुद ही मिलके देख लेना कि लड़का कैसा है। अब कंचन और पंकज अपनी माँओं को एक दूसरे से मिलवाते हैं। सपना को पंकज बहुत पसंद आता है और सुशीला भी कंचन को पसंद कर लेती है। वो लोग पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो मुहूर्त सावन के आखिरी दिन का निकलता है। तभी कंचन कहती है, माँ लोग पता नहीं कितने सालों व्रत रखते हैं जब जाकर उन्हें अच्छा पति मिलता है, और मैंने तो पहली बार ही व्रत रखा सावन में और मेरी शादी इतने अच्छे लड़के से हो गई। बात तो तू सही कह रही है। अब सावन के आखिरी दिन दोनों की शादी उसी मंदिर में हो जाती है जहाँ वो पहली बार मिले थे। अब कंचन भी अच्छे से रहने लगी थी। वो घर का सारा काम करती, पूजा पाठ भी करती। अब कंचन हर साल सावन के व्रत रखती, वो भी बिना कुछ खाए। सब लोगों के साथ वो हमेशा खुशी से रहती। ईला को बहुत दिन से बुखार आ जा रहा था, इसके लिए वो दवाइयाँ भी खाती है, लेकिन एक दिन उसके पैरों में बहुत दर्द होता है और वो जैसे ही अपने बेड से उठकर चलने की कोशिश करती है कि तभी गिर जाती है, जिसके बाद उसकी माँ अंजू उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है और वो घबराकर बोलती है, अरे बेटा तू तो बहुत गर्म हो रही है। माँ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं अपने पैर हिला भी नहीं सकती। मुझे तो तू कमजोर भी लग रही है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अंजू अपनी बेटी को टैक्सी में किसी तरह बैठाकर क्लिनिक लेके जाती है, जहाँ उसकी हालत और खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। कुछ देर बाद अंजू उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे चेक करते हैं और उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखकर अंजू से बोलते हैं, आपकी बेटी को एडमिट करना पड़ेगा अभी। पर डॉक्टर क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? कैसा बुखार है? कुछ तो बताइए। आपकी बेटी को डेंगू हो गया है, रिपोर्ट्स में आया है। इन्हें बुखार कब से आ रहा है? 2-4 दिन से कम ज्यादा हो रहा है इसे बार बार। अब इनकी तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई है, इनकी प्लेटलेट्स गिर गई हैं। आपको पता है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाने पर जान भी जा सकती है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देखिए मैं बस बता रहा हूँ,
इसीलिए आप इन्हें इतना हेल्दी खाना दीजिए जिससे इनकी सेहत दुरुस्त हो, इनकी प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। डॉक्टर, अब तो ये आप बताएंगे ना कि मैं उसे ऐसा क्या दूं। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, अगले महीने उसकी शादी है। अब फिक्र मत कीजिए। वैसे एक चीज है जिससे आपकी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, अगर आप उसे बकरी का दूध पिला दो, क्योंकि उसको पीने से प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं, साथ ही कमजोरी भी चली जाती है, इनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी उससे। ठीक है डॉक्टर, मैं बकरी का दूध तो पिला दूंगी, पर ये कितना देना है? देखिए, इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है और ये महंगा भी आता है, तो आप एक हफ्ते में इन्हें 4 बार हाफ ग्लास दे सकती हैं। ठीक है डॉक्टर, आप दवाई बता दीजिए, मैं इसके लिए ले आती हूँ। ये लीजिए, इस पर दवाई लिख दी है। अंजू डॉक्टर की बात सुनकर दवाइयाँ ले लेती है, साथ ही वो आसपास किसी से बकरी के दूध का पता करती है, लेकिन उसे कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसके फोन पर उसके होने वाले दामाद पुनीत का कॉल आता है और कॉल उठाकर वो बोलती है, हाँ पुनीत बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, पर आपको क्या हुआ? आप मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, मैं भी। नहीं माँ, मुझे बताओ, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हो तो। वो बेटा, इला की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है, रिपोर्ट्स में डेंगू आया है। माँ, आप अकेले परेशान हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको बताना चाहिए था ना, क्योंकि पापा तो दिल्ली से बाहर हैं। आप मुझे अभी बताइए आप कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल में हैं? मैं अभी आता हूँ। सिटी हॉस्पिटल में हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। पुनीत अंजू की बात सुनकर फटाफट से कुछ ही देर में हॉस्पिटल आ जाता है। वहीं अंजू को कहीं भी बकरी का दूध नहीं मिलता, जिसके बाद वो कुछ फ्रूट्स लेकर अपनी बेटी के रूम में आती है और फ्रूट्स काट कर उसको देती है और बोलती है, इला, अब कैसा लग रहा है बेटा? थोड़ा ठीक सा लगा कि नहीं? नहीं माँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मुंह एकदम सूखे जा रहा है और शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये ले, तू थोड़े से फल खा ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। माँ सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। बेटा, ये तो खाना पड़ेगा ना तुझे, ठीक होना है या नहीं? जल्दी से ठीक हो जा, कहीं तेरी सास मना ही ना कर दे शादी को। थोड़ा सा खा तो ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाओगी तुम? अब तो मैं आ गया हूँ, खाना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती। देख, अब पुनीत भी आ गया, उससे शादी करने के लिए ही सही, उसके लिए तो ठीक हो जा। माँ, आप इससे पूछो ही मत, मैं डायरेक्ट ही खिला देता हूँ, क्योंकि इसे खाना तो है ही। ठीक है बेटा, तू इसे खिला, जब तक मैं बकरी के दूध का पता करके आती हूँ। माँ, आपका बेटा नालायक नहीं है, मैं पहले से ही इस बकरी के लिए मेरा मतलब ईला के लिए बकरी का दूध ले आया। आपने मुझे फोन पर बताया था ना, मुझे पता था डेंगू में ये पीते हैं, इसीलिए आपसे बात करने के बाद मैं सबसे पहले ये लेने गया था। देखा मम्मी, आपका दामाद ना बिना बोले ही काम करता है। हाँ देखो माँ, देखो, बोलने के लिए तो कितनी जल्दी मैडम का मुंह खुल गया। अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब खिलाऊंगा पिलाऊंगा इसे। देख ले इला, मेरा बेटा लाखों में एक है। माँ, इनके आ जाने से आप मुझे मत भूल जाना। माँ, अब आप आराम कर लो और कुछ खा भी लो, बहुत देर से बैठे हो, मैं ईला के पास हूँ, इसे भी खिला दूंगा। अंजू उसकी बात सुनकर बाहर बैठकर कुछ खा पी लेती है और पुनीत उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिला देता है और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, जान जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पता है दिल कितना घबरा गया था माँ से ये सब बात सुनकर, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे देखकर रो भी रहे हो और अपने आंसू भी छुपा रहे हो। हाँ तो सैड भी ना हूँ अब, मेरे लिए जल्दी ठीक हो जाओ, वरना किसी और से शादी कर लूंगा। अभी बताऊं तुम्हें, मेरे अलावा तुम्हारी कोई दूसरी बीवी नहीं बनेगी। तुमसे याद आया, तुम्हारे लिए बकरी का दूध लाया हूँ, इसे पियो चलो। पुनीत इतना बोलकर एक बॉल में चम्मच के सहारे उसे दूध पिलाता है। तभी वो बोलती है, अच्छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। पुनीत जी, हटाइए इसे, मुझसे नहीं पिया जा रहा है। ओ मैडम, नो नखरे, ओनली चुपचाप खाओ पियो। मुझे इतनी बदबू आ रही है, मैं इसे कैसे पी जाऊं, प्लीज समझिए। जान मुझे तो पता ही है, मैं तो लेकर ही आया हूँ, बट तुम्हें मेरे लिए इस बकरी के दूध को पीना ही पड़ेगा। जल्दी करो वरना ये खराब हो जाएगा। ये बोलकर पुनीत उसकी नाक थोड़ी सी बंद करके जल्दी से उसे दूध पिलाता है और पीने के बाद वो बोलती है, छी 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 पुनीत जी, मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, क्यों पिला दिया मुझे? नखरे मत करो अब,
अगर वोमिट किया ना तो ज्यादा दूध पिलाऊंगा, और सिर्फ बकरी नहीं, ऊंट, हाथी, ज़ेबरा, सारे जानवरों का। चलो अब आराम करो। 4 दिन बीत जाते हैं। अंजू और पुनीत डेली उसका ख्याल रखते हैं। दोनों उसके पास बैठे ही होते हैं कि तभी डॉक्टर आके बोलते हैं, बहुत अच्छा इला, तुमने तो बाकी डेंगू पेशेंट से ज्यादा जल्दी रिकवर किया है। वेल डन। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी मदर और मेरे फियांसे की वजह से हुआ है। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। अरे डॉक्टर, मैंने इन्हें जबरदस्ती बकरी का दूध पिलाया है, तब जाकर इतनी ठीक हुई हैं ये। हाँ, गुड रिजल्ट आए हैं। इसका मतलब ये नहीं इला कि आप खाना पीना कम कर दें। आप खाना पीना इन्हें 1 हफ्ते तक इसी तरह दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, और घर पर कब ले जा सकते हैं? कल ले जाना आप। ये बोलकर पुनीत उसे फिर से बकरी का दूध पिलाता है और वो उसके हाथ से खुद ग्लास लेकर बोलती है, लाइए पुनीत जी, मैं खुद पी लूंगी। इतने दिन से आप मुझे पिला रहे हैं ना, अब मुझे इसकी आदत लग गई है। मैं सपना तो नहीं देख रहा, जरा चूटी काटना। इतना बोलने पर ईला उसे चूटी काटती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने तो सच में मुझे पिंच कर दिया। चलो अच्छी बात है, तुमने खुद पिया, अब मेरे पिलाने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा? माँ दूध। अगले दिन ईला डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। कुछ दिन अंजू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दवाई, फल, फ्रूट, बकरी का दूध टाइम पे देती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उसे बकरी का दूध पीने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो खुद बकरी का दूध लाकर 1 ग्लास एकदम से पी लेती थी, जो उसको अब सूट नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन दूध पीने के बाद उसका पेट दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसे डायरिया की शिकायत हो जाती है और वो बार बार वॉशरूम जाने लगती है। ज्यादा तबीयत खराब होने पर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? इतना दर्द, ऊपर से बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बोलकर ईला डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके उसे मेडिसिन दे देता है और बाहर आकर वो बोलती है, इसका मतलब ये सब मुझे बकरी का दूध पीने की वजह से हो रहा है। लेकिन वो तो मैं बीमारी में भी पी रही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अब मैं नहीं पीऊंगी। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, दवाई खाकर थोड़ा लेट जाती हूँ। अरे नहीं, मुझे अभी वॉशरूम जाना है, क्या करूँ? डॉक्टर के वॉशरूम में जाऊँ उनसे पूछकर। ये बोलकर ईला उल्टे पांव क्लिनिक में जाती है और वहाँ का वॉशरूम यूज करती है। वक्त बीतता है। ईला दुल्हन के जोड़े में सजकर अपने पति पुनीत से पूरे विधि विधान से शादी कर लेती है। दोनों अपने कमरे में थे, जहाँ एक तरफ ईला घूंघट में बैठी थी और पुनीत उसका घूंघट उठा देता है और शर्माते हुए ईला उसे दूध का ग्लास देती है और प्यार से बोलती है, पुनीत जी, गरम गरम पी लीजिए ना। बड़े प्यार से दे रही हो जानू, अभी पीता हूँ। पुनीत उसकी आंखों में देखते देखते वो दूध का एक सिप जैसे ही पीता है, मुंह बनाकर बोलता है, छी इला, ये क्या बकवास सा, ये तो बकरी का, इसका मतलब तुम मुझे बकरी का दूध पिला रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना रोमांटिक मूड था मेरा और तुमने। आपने भी तो पिलाया था मुझे, अब पता चला कैसा लगता है इसे पीकर। यार तुम बीमार थी और उसमें यही पीते हैं, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर पिलाया है। दिस इज नॉट फेयर। अरे ठीक है, छोटा सा मजाक कर रही थी। जान, आओ ना, परेशान नहीं करूंगी अब। अच्छा तो फिर क्या करोगी बताओ? सरप्राइज है जान। इतना बोलकर ईला लाइट्स ऑफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी की सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। हेलो दोस्तों, ये कहानी है ऋतु नाम की एक लड़की की, जो अपने आप में ही मगन रहा करती थी और ऋतु आजाद ख्यालों से अपनी जिंदगी जीती थी। एक दिन सुबह सुबह वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी उसके पेट में जोरों से दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो बोलती है, हे भगवान, सुबह सुबह मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक काम करती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ। शायद आज मैं लेट उठी हूँ और कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से हो रहा है। इस तरह ऋतु तैयार होकर अपनी माँ के पास नाश्ता करने के लिए जाती है और ऋतु की माँ उसे टेबल पर नाश्ता देती है। ऋतु नाश्ता करके जैसे ही टेबल से उठती है तो अचानक उसकी नजर
टेबल पर लगे लाल कलर पर पड़ती है और वो बोलती है, ओफो, तो इस वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। क्या यार, सुबह सुबह ही काम हो गया, अब फिर से सारे कपड़े बदलने पड़े। इस तरह रितु अपनी जीन्स को चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है और ड्रेस चेंज करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। और कुछ ही देर में जब वो कॉलेज पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त नेहा उसका इंतजार कर रही होती है, रितु जैसे ही उसके पास पहुंचती है, नेहा उससे बोलती है, ओ झल्ली, इतनी देर कैसे हो गई आज तुझे आने में? और आज तू कछुए के जैसे धीरे धीरे चल के क्यों आ रही है? अरे यार, कॉलेज आने से पहले सुबह सुबह मेरे साथ सीन हो गया, जिसके चलते मैं धीरे धीरे चल कर आ रही हूँ। ओ माय गॉड, तेरा एक्सीडेंट हो गया क्या? दिखा कहाँ चोट लगी है तुझे? अबे चिरकुट, लड़की होकर तुझ में इतनी भी अकल नहीं है क्या? अरे समझा कर यार, मेरे मंथली टैंक में से लीकेज हो रही है, अब 5 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। ओ सॉरी, मैं समझ गई, तुझे पीरियड्स आ रहे हैं ना? इट्स ओके, मैं समझ गई कि अब तू मुझे 5 दिन बिना बात के सुनाएगी, क्योंकि तेरे मूड स्विंग्स इस वक्त घायल शेरनी जैसे हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी क्लास में जाते हैं, जहां रितु की नजर अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने कपड़ों पर रहती है और वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर खुद को देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड नेहा उससे बोलती है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, सब तुझको है देख रहे बैठे दूर से। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं। अबे तू बार बार पीछे मत देख, समझी? अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, पीरियड्स पर नहीं। इस तरह थोड़ी ही देर में कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद रितु अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उससे बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, आज तेरा मुंह उतरा उतरा सा क्यों है? अरे माँ, मुझे पीरियड्स हुए हैं ना, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, तू जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए कॉफी ले आती हूँ। हाँ माँ, मेरा हॉट वाटर बैग भी ले आना। रितु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ उसके पास गर्म कॉफी और हॉट वाटर बैग लेकर आती है। रितु कॉफी पीते हुए अपनी माँ से बोलती है, ओ थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ। माँ, अब मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। कितनी अच्छी बात होती ना कि अगर किसी औरत या फिर लड़की को पीरियड्स होते ही ना। ऐसा मत बोल रितु, अगर किसी औरत को, लड़की को पीरियड्स नहीं होते तो ये दुनिया कैसे बनती? इस तरह से रूपा अपनी बेटी को समझाती है और ऐसे ही 5 दिनों बाद रितु के पीरियड्स एंड हो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और रितु अपने कॉलेज और अपनी आफ्टर पीरियड की लाइफ एंजॉय करने लगती है। और एक दिन जब वो कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहती है, आ गई मेरी लाडो, बेटा ये फोटो देख ले लड़के की, तेरे लिए रिश्ता आया है, कल तुझे देखने आ रहे हैं ये लोग। ठीक है माँ। इस तरह अगले ही दिन अक्षत अपनी माँ सुमन के साथ उनके घर आता है, जहाँ रितु की माँ रूपा और उसका पिता उनका स्वागत करते हैं और रितु उन्हें चाय नाश्ता कराती है। इस तरह रितु सुमन को पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और रितु अपने ससुराल आ जाती है। और सभी रस्में पूरे होने के बाद रितु और अक्षत अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अक्षत रोमांटिक अंदाज में रितु के लिए एक गाना गाता है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और बत्ती गुल हो जाए, आओ ना गले लगा लो ना, ओ जाने जा। इस तरह अक्षत और रितु एक दूसरे में खो जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह आती है और रितु जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में जाती है, सबके लिए चाय बनाती है और फिर अपनी सास को चाय देकर अपने पति के पास कमरे में चाय लेकर जाती है और उससे बोलती है, गुड मॉर्निंग अक्षत, चलो जल्दी से उठ जाओ, चाय पी लो। अरे डार्लिंग, तुम मुझे सुबह सुबह इतना तन्हा बिस्तर पर छोड़कर क्यों चली गई? कल रात की याद आ रही है, मुझे एक गुड मॉर्निंग किस तो दे दो। बस बस, अब जल्दी उठ जाओ, चाय पी लो। अक्षत उठकर चाय पीने लगता है और रितु से बोलता है, डार्लिंग, तुमसे शादी करके तो मैं बहुत खुश हूँ। सही कहते थे मेरे दोस्त कि शादी कर ले। अब तो रोज मेरा एक ही काम है, सुबह ऑफिस जाना और वहाँ से आने के बाद 30 दिन तुमसे रोमांस करना। अरे 30 दिन नहीं, खाली 25 दिन, क्योंकि 5 दिन तो बिन बादल बरसात होती है, जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है। मतलब मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे
अभी इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। आप चाय पी लो, मैं अब खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। इस तरह वक्त बीतता है और ऋतु एक अच्छी बहू होने की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही उसकी शादी को 1 महीना बीत जाता है और ऋतु को फिर से माहवारी यानी कि पीरियड्स का दर्द होता है। और उस शाम जब वो किचन में काम कर रही होती है तभी वो खुद से बोलती है, अरे यार, फिर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है पीरियड्स आने वाले हैं। ऋतु अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसे फील होता है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर ड्रॉअर से सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद वो वापस किचन में आकर काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे इस बार पीरियड्स में दर्द के साथ वॉमिटिंग भी आती है और वो दौड़ती हुई वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है। ऋतु को वॉमिट करते हुए देख सुमन अपने मन में दूसरी ही खिचड़ी पकाने लगती है और खुद से बोलती है, अरे बहू को उल्टी आ रही है, इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। चल सुमन, सबको मिठाई खिला दे। इस तरह ऋतु की सास अपनी बहू को उल्टियाँ करते देखकर खुश होकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है और घर आकर अपनी बहू से बोलती है, ले बहू मिठाई खा, इस मिठाई की सबसे बड़ी हकदार तो तू ही है। और अच्छा सुन, अब तू हर काम धीरे धीरे करियो, समझी? ऐसी हालत में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, क्योंकि तू माँ और मैं दादी बनने वाली हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर ऋतु चौंक जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, आपको ये अफवाह किसने सुना दी कि आप दादी बनने वाली हैं? अरे मेरी प्यारी बहू, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने तुझे उल्टी करते देखा। और इतना तो तू भी जानती है कि अगर शादी के बाद लड़की को उल्टी आए तो वो 2 से 3 होने वाले होते हैं। ऐसे ही थोड़ी मेरे बाल सफेद हो गए। क्या माँ जी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे इतने यकीन के साथ कैसे पता कि खुशखबरी नहीं है? क्योंकि माँ जी, आज सुबह मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और ऐसे में वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, ये सारी बातें तो आम ही होती है। आपने बिना मुझसे पूछे ही मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दिया। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं भी। खैर, मुझे किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। इस तरह ऋतु पीरियड्स में होने वाली परेशानी के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी सास खुद से बोलती है, बोलो भला, ये मैंने क्या कर दिया? दादी बनने की झूठी खुशी में मैंने ये चीज सोची ही नहीं। अब देखो, मेरी सोची हुई खुशखबरी बहू की माहवारी के कारण खुशखबरी में बदल गई। इस तरह वक्त बीतता है और अक्षत घर आता है। जिसके बाद ऋतु बनाया हुआ खाना टेबल पर दोनों को परोसती है। खाना खाने के बाद सुमन और अक्षत अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ऋतु भी अपना काम खत्म करके कमरे में आती है तो देखती है कि अक्षत उसके इंतजार में अब तक जगा होता है। तभी वो उससे बोलती है, अरे क्या हुआ अक्षत, तुम सोए नहीं? अरे कैसे सो जाऊं, जब तक तुमसे रोमांस नहीं करता नींद नहीं आती। जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। अक्षत, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। गुड नाइट। ऋतु पीरियड्स की परेशानी के कारण बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अक्षत उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस कारण ऋतु उसे धक्का देती हुई बोलती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने उस दिन भी कहा था ना कि 5 दिन मेरे करीब मत आना। देखो अक्षत, अगर तुम आने वाले 5 दिनों में मेरे करीब आए ना तो मेरे गुस्से का शिकार हो जाओगे। ऋतु के ऐसे बर्ताव को देखकर अक्षत को अब भी कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह ऋतु उठने के साथ ही सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम जाती है और नैपकिन का पैकेट बेड पर ही भूल जाती है। तभी अक्षत की नींद खुलती है और वो उसे देखकर अपने हाथों में उठाकर बोलता है, ये क्या है? ये तो कॉटन का कुछ लग रहा है, ये मेरे बेड पर कैसे? अक्षत ये बोल ही रहा होता है कि तभी ऋतु वॉशरूम से बाहर आकर उसके हाथों से वो पैकेट ले लेती है। ये देख अक्षत उसे देखने लगता है और उससे इसके बारे में पूछता है। जिसके बाद ऋतु महिलाओं में होने वाली पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में उसे अच्छे से बताती है और इस तरह अक्षत को पता चलता है कि आखिर इतने दिनों से ऋतु ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। इस तरह एक बार फिर ऋतु के पीरियड्स का समय खत्म होता है और वो फिर से अपने आप में खुश होकर
किचन में काम करते हुए गाते हुए बोलती है। ये आज तो मेरे पीरियड्स खत्म हो गए, इसलिए नाचना गाना तो बनता है। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।